नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपने जो यूपी टेट का नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल आ चुका है। बहुत ही जल्द इसका फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अगर आप अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी को नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है अधूरी रह जाएगी। यदि आप इंतजार करेंगे कि हम अपने फॉर्म को अप्लाई कर ले, उसके बाद हम यूपी टेट एग्जाम की तैयारी करेंगे, यूपी टेट की एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी जो है अधूरी रह जाएगी और ऐसे में चांसेस आपके बन जाएंगे कि आप यूपी टेट एग्जाम पास भी न कर पाए। तो आज से आपकी जो क्लास है वो विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो गई है। आप सभी से निवेदन है, आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल आज से अपने यूपी टेट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। रही बात यहाँ पर हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट की, तो मैं हिंदी और संस्कृत की प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपके बीच लेके आने वाला हूँ। रही बात सीडीपी की क्लास की, तो सीडीपी के क्लास की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके बीच आपकी अमता मैम लेकर के आने वाली है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझाने वाली है, क्योंकि उनकी जो क्लास है बिल्कुल बन रही है। बहुत ही जल्द आपको उनकी जो प्रैक्टिस सेट है आपको देखने को मिल जाएगी। रही बात ईवीएस के सब्जेक्ट की, तो ईवीएस की क्लास जो है आपकी साक्षी मैम लेकर के आने वाली है। वो भी अपनी पीपीटी बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयार कर रही हैं। बहुत ही जल्द उनका भी क्लास आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें मैथ्स के क्लास की, तो मैथ्स के क्लास जो है आपकी दीप्ति मैम लेने वाली हैं। वो भी अपनी पीपीटी बिल्कुल तैयार कर रही हैं। उनकी भी क्लास आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। तो आपकी जो चारों पांचों सब्जेक्ट हैं उनकी क्लास बिल्कुल अब निरंतर आपको मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, जिससे कि जब भी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको मिल जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए, जिससे आप उसी के अनुरूप अपनी तैयारी को कर सकें। तो दोस्तों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यहाँ पर अब ज़्यादा बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग अब सीधे अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और आप देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 आपसे क्या कह रहा है। दोस्तों अगर हम प्रश्न संख्या 1 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 कह रहा है अंग का उच्चारण स्थान है। नंबर 1 मूर्धन्य, नंबर 2 कंठोस्थ, नंबर 3 नासिक और नंबर 4 कंठ तलव्य। उत्तर आप लोग बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे कि इसमें कौन सा उत्तर बिल्कुल सही होगा। बात करें दोस्तों अंग के उच्चारण स्थान के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि य म अंग ड़ न म और अंग ये आपका नासिक के वर्ड होता है, यानी कि इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अंग का जो उच्चारण स्थान है वो नासिक के होता है। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 1 का जो ऑप्शन नंबर ग है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा जाता है और सीटेट के भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलें तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। नंबर 1 परिणाम बोधक, नंबर 2 गुणवाचक, नंबर 3 संख्यावाचक और नंबर 4 सार्वनामिक। आंसर आप लोग करते रहेंगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सा आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों 4 गज मलमल का, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका परिणाम बोधक विशेषण है, क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम जो है विशेषण कहते हैं। जैसे 4 गज मलमल, इसमें जो है 4 गज एक निश्चित परिणामवाचक विशेषण है, क्योंकि इसमें जो है निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। इसी कारण यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आपका परिणाम बोधक इसमें उत्तर सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि परिणाम बोधक में आपका कौन सा है, निश्चित परिणाम बोधक या फिर अनिश्चित परिणाम बोधक, तो आपको उत्तर में सही करना है कि निश्चित परिणाम बोधक, क्योंकि यहाँ पर 4 गज की बात कर रहा है, बिल्कुल निश्चित मात्रा की बात कर रहा है। अब दोस्तों अगर हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है आपका समास का विलोम है, यानी कि समस्या, सामसिक, व्यास और साहसिक। ये उत्तर आपका, ये प्रश्न जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है। तो अगर इसकी हम उत्तर की बात करें तो इस समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है। यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि समास का जो विलोम है वो व्यास होगा, जबकि अगर हम समस्या के विलोम की बात करें तो समस्या का जो विलोम होता है वो समाधान होता है। और अगर हम बात करें साहसिक का, तो साहसिक का डरपोक होता है। ये तीनों चारों क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद करके रखने हैं, क्योंकि यहीं से आपके जो क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम में बन जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों तो देख सकते हैं अगला प्रश्न है आपका शून्य का तत्सम रूप है। सूना, सन, शून्य या फिर शून्य। आपको उत्तर बिल्कुल अपने कमेंट बॉक्स में देते रहना, क्योंकि इससे आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी अभी तक हुई है। प्रश्न संख्या 4 की बात करें दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि शून्य का तत्सम रूप जो है वो शून्य होता है। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है आपका आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ है कष्टदायक होना, धोखा देना, अप्रिय लगना या फिर बहुत प्रिय होना। आंसर आप लोग करते रहेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर उसके उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग बिल्कुल सही हो जाएगा कि अप्रिय लगना। आंख की किरकिरी होने का अर्थ जो होता है वो अप्रिय लगना होता है।
अब दोस्तों वहीं पर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन पर आप देख सकते हैं कि घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अड़ प्रत्यय है, अड़ प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है या फिर कड़ प्रत्यय है। आंसर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे कि यहाँ पर घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द में जो प्रत्यय होता है वो अक्कड़ होता है, क्योंकि प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ग है यानी कि ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि घुमक्कड़ शब्द में जो है अक्कड़ प्रत्यय होता है। अब दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 7 पे महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रखना है और आंसर आपको बिल्कुल देते रहना है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 में आपका कौन सा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क कुशीनगर, ख वैशाली, ग पावापुरी और घ पारसौली। आंसर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर इसमें कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इसमें जो आंसर जितने लोग बी बता रहे हैं यानी कि वैशाली बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि महावीर स्वामी का जो जन्म है वो वैशाली में हुआ था। अब दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि प्रश्न संख्या 8 की, तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्वच्छंद में कौन सी संधि है पूछ रहा है, यानी कि गुण संधि है, दीर्घ संधि है, विसर्ग संधि है या फिर व्यंजन संधि है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आगे मैं आपको जब संधि की क्लास बिल्कुल प्रोवाइड करूंगा और पूरे हिंदी की क्लास प्रोवाइड करूंगा तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही विस्तार तरीके से ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें बिल्कुल हिंदी की क्लास देने वाला हूँ। तो बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 8 में स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वच्छंद में आपका व्यंजन संधि है। ये आपका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगले नंबर यानी कि प्रश्न संख्या 9 में पूछ रहा है कि अकाल का पर्यायवाची है। अकाल का पर्यायवाची जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, आपको उत्तर में बिल्कुल बताना है। अधियारा होता है, अक्षत होता है, दुर्भिक्ष होता है या फिर अपरिहार्य होता है। तो आपको बिल्कुल बताना है कि अकाल का पर्यायवाची क्या होता है। अगर हम बात करें अकाल के पर्यायवाची की तो अकाल का पर्यायवाची जो होता है वो दुर्भिक्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अकाल शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो दुर्भिक्ष होता है। इसके और भी अन्य पर्यायवाची है, जैसे आपका भूखमरी हो गया, सूखा हो गया, दुष्काल हो गया, कुकाल हो गया इत्यादि जो होते हैं आपके अकाल के पर्यायवाची भी होते हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल आपको याद करके रखनी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन जो है बन जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है, यानी कि आप देख सकते हैं अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, ख में छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? उत्तर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे कि इसमें क ख ग घ में से कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि जिन वाक्यों में एक मुख्य या फिर प्रधान वाक्य हो और अन्य दूसरा जो है उपवाक्य हो, यानी कि उन्हें हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक को देखते ही छात्र पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 का जो क उत्तर है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले नंबर पर बात करें यानी कि प्रश्न संख्या 11 की, तो दोस्तों देख सकते हैं कि जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। ये आपका एक शब्द से क्वेश्चन बन गया है। यहाँ पर आपको उत्तर में बिल्कुल ये चीज़ें सही करनी है कि जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि क अपरिमेय, ख अप्रत्याशित, ग प्रत्याशा और घ जो है अनाहूत। उत्तर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे कि प्रश्न संख्या 11 में आपका कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द जो है वो अप्रत्याशित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की यानी कि प्रश्न संख्या 12 की, तो दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न संख्या 12 आपसे पूछ रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। क भाववाच्य, ख कर्मवाच्य, ग कर्तृवाच्य और घ इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग करते रहेंगे कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो यहाँ पर मुझसे उठा नहीं गया तो कहीं ना कहीं आपको एक भाव इसमें प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल कह सकते हैं कि इसका उत्तर जो है वो क बिल्कुल सही हो जाएगा, कि सही हो जाएगा कि मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो आपका है वो भाववाच्य है। ये उत्तर आप बिल्कुल याद करके रखेंगे, क्योंकि ये आपका बार बार यूपी टेट के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि निष्कपट शब्द में शब्द का संधि विच्छेद है। क निधन कपट, ख निस्धन कपट और ग निधन कपट और घ निस्धन कपट। आंसर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे कि इसका जो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि इसमें जो है वो विसर्ग संधि, क्योंकि अगर आप निष्कपट को बिल्कुल संधि विच्छेद करेंगे तो निधन कपट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विसर्ग संधि से आपसे बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है यानी कि प्रश्न
प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछ रहा है कि इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान में, दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर मॉरिशस में, इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने और बोलने में किया जाता है। यकीन मानिए आपका बार बार आपके यूपी टेट की एग्जाम में पूछा गया। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रैक्टिस सेट उठा करके देख लीजिए, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये क्वेश्चन आपका कितनी बार आपके जो यूपी टेट के एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है किस देश में, तो ये उत्तर आपका बिल्कुल डी यानी कि घ सही हो जाएगा। यानी कि मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग जो है वो लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चले अगर हम लोग अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि सूरसागर किस भाषा की रचना, ये भी आपका क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो सूरसागर की जो रचना है वो ब्रज है, बुंदेली है, अवधी है या फिर छत्तीसगढ़ी है। आंसर आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी देख पाएंगे कि कौन कितने आंसर बिल्कुल सही कर रहा है। और आपको लास्ट में ये जरूर बताना है कि आपने इतने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए। ऐसे में आप अपनी तैयारी को भी बिल्कुल आंक सकेंगे दूसरे बच्चों के साथ में कि वो बच्चे कितने सही कर रहे हैं और आप कितने सही कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी का बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी अभी कितनी तैयारी है और हमको कितनी तैयारी अभी और करनी है। बात करें दोस्तों सूरसागर किस भाषा की रचना है, तो सूरसागर जो है आपकी ब्रज भाषा की रचना है। ये आपको उत्तर में बिल्कुल याद करके रख लेना है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16 कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी हुई है। माखनलाल चतुर्वेदी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सुमित्रा नंदन पंत की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। अगर ये उत्तर आपका बिल्कुल गलत हो गया तो आप यूपी टेट की तैयारी तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है, ये बार बार आपसे पूछा गया। आप ये जब 5, 6, 7, 8 के क्लास में पढ़ते हैं तभी से आपका ये पूछा जाता है कि वीरों का कैसा हो बसंत ये किसकी लिखी हुई कविता है। तो ये आपकी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी हुई है। ये आपको उत्तर बिल्कुल याद करके रखना है और नोट डाउन करके रखना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है वो वीरों का कैसा हो बसंत ये है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं अगला प्रश्न है आपका चौराहा शब्द में कौन सा विशेषण। ये आपका बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अगर हम उत्तर की बात करें तो आप बताएंगे कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। यानी कि चौराहा शब्द में कौन सा विशेषण होगा। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। इसका आंसर आप लोग करते रहेंगे कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि चौराहा शब्द में जो उत्तर इसका सही हो जाएगा वो आपका क हो जाएगा, यानी कि द्विगु समास। चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व पद में संख्यावाची विशेषण होता है, इसी कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि चौराहा शब्द जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 8 है आपका हिंदी की बोलियां होती हैं। ये भी आपका कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि हिंदी की बोलियां 18 होती हैं, 25 होती हैं, 15 होती हैं या फिर 22 होती हैं। आंसर आप लोग बिल्कुल करते रहेंगे। तो अगर हम आपको बताएं कि हिंदी की बोलियां कितनी होती है, तो हिंदी की बोलियां कुल जो होती हैं वो आपकी 18 होती हैं। ये आप बिल्कुल उत्तर याद करके रखें और इसे नोट डाउन करके रखें, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बार बार आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें यानी कि प्रश्न संख्या 19 की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है। ये आपको बिल्कुल बताना है। क आपका है सा धन माजिक, ख आपका है सामा धन जिक, ग आपका है समाज धन इक और घ आपका है समाज धन इक। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं ये क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधन माजिक ये आपका नहीं होगा, बिल्कुल आपको गलत कर देना है। ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं। सामाज कोई शब्द नहीं होता है यहाँ पर, समाज धन इक यानी कि ऑप्शन नंबर जो घ है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समाज धनिक यही आपका सामाजिक का मूल शब्द और प्रत्यय शब्द है। अगले प्रश्न पर चले दोस्तों, यानी कि प्रश्न संख्या 20 पर। तो दोस्तों देख सकते हैं कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम जो है वो आपका, अगर इनके हम बात करें तद्भव पत्रिका के संपादक के नाम की, तो ये अखिलेश हैं। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन आपके सीटेट आपके यूपी टेट के एग्जाम में सन 2021 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हो सकता है कि इस बार भी चांसेस बन जाए कि आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है। वहीं पर दोस्तों कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की जो प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम आपका दस्तावेज है। ये आपको बिल्कुल याद करके रखना है, क्योंकि दस्तावेज पत्रिका भी आपका बार बार पूछ लिया जाता है, जिसके जो संपादक हैं वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं।
ये ख वाले जो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हैं, इन्होंने जो है दस्तावेज पत्रिका का संपादन किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद करके रखना है, नोट डाउन करके रख लेना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपके पूरे आज 20 क्वेश्चन थे, क्योंकि आज क्लास आपकी स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे आपकी जो प्रश्नों की संख्या वो बिल्कुल बढ़ती जाएगी, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे क्लास मिलने वाले हैं और आपको बिल्कुल यहीं से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको प्रॉपर तरीके से हिंदी की, संस्कृत की, सीडीपी की, ईवीएस की और मैथ्स की प्रैक्टिस सेट मिलने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है कि सीडीपी की क्लास आपकी अमता मैम, ईवीएस की क्लास आपकी साक्षी मैम और जो आपकी मैथ्स की क्लास है वो दीप्ति मैम लेने वाली है। रही बात हिंदी संस्कृत की क्लास में आपको एक एक दिन में आपको सारी क्लासें बिल्कुल मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बिल्कुल शामिल किया जो कि आपके यूपी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेंगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।